यह एक पेल्टियर मॉड्यूल है। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो एक साइड में इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है, जिस पर आसानी से बर्फ जम सकती है, और दूसरी साइड में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा जा सकता है। तो इस हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट सिंक के साथ में एक फैन लगा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कूलिंग के लिए कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कई सिस्टम लगे रहते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इनको। लेकिन पेल्टियर मॉड्यूल को हम ओपन करके देखते हैं तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट ही नहीं है, फिर भी ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग कर देता है। इसमें मल्टीपल ऐसे सेल लगे रहते हैं जो नीचे से एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और ऊपर से पैरेलली। अब पेल्टियर मॉड्यूल को सही से समझने के लिए हमें थर्मोकपल को भी समझना होगा। बेसिकली थर्मोकपल में दो वायर होते हैं अलग अलग मेटल के, एक कॉपर वायर और दूसरा कॉन्स्टेंटन, या इनके अलावा भी कोई डिफरेंट मेटल हो सकते हैं। इन दोनों मेटल को ज्वाइन करके एक साइड से गर्म करेंगे तो इधर का जंक्शन धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और दूसरी साइड का जंक्शन धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। और यदि इस कंडीशन में हम मल्टीमीटर से दोनों जंक्शन के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमें मिली वोल्ट के अंदर वोल्टेज भी मिलेगा। यदि इन वायर की अंदर की प्रोसेस देखें तो आपको पता है एक कंडक्टिंग मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, लेकिन जब हम मेटल को एक साइड से हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करके हॉट जंक्शन से इधर की तरफ आ जाएंगे। यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इधर कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव साइड हो जाएगी और इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइड हो जाएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इधर हम कैसे पता करेंगे कि यह साइड नेगेटिव है और यह पॉजिटिव? सेम ऐसी सिचुएशन ही दूसरे वायर में होगी, लेकिन दूसरा वायर अलग मेटल से बना हुआ है जिसकी अलग करेक्टरिस्टिक होगी। तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है और वायर जब गर्म होगा तो कम इलेक्ट्रॉन ही इधर से इधर मूव कर पाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी एक वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब यदि हम दोनों वायर को ज्वाइंट करके गर्म करते हैं तो ऊपर के वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मान लेते हैं इसमें 20 मिली एम्पियर का करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। नीचे के वायर में कम इलेक्ट्रॉन है तो मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर का करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, मल्टीमीटर से जब हम इस करंट को चेक करेंगे तो 20 मिली एम्पियर को प्लस में लेंगे और 10 मिली एम्पियर को माइनस में, और टोटल करंट मल्टीमीटर में 10 मिली एम्पियर ही दिखेगा। और दोनों वायर में हमें जो अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसी को सी बैक इफेक्ट बोलते हैं। तो थर्मोकपल में बेसिकली दो वायर होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसी वजह से इसको थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोलते हैं। और इंटरेस्टिंगली थर्मोकपल को रिवर्स भी कर सकते हैं। यदि हम कैंडल को हटाकर बैटरी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, एक जंक्शन ठंडा और एक गर्म। अब जो जंक्शन ठंडा हो रहा है इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। मान लेते हैं यह मेटल 1 है जिसका एक एटम है और एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं अपनी ऑर्बिट में। हम इन सभी ऑर्बिट को नंबर अलॉट कर देते हैं। यदि आपको पता हो तो न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एनर्जी लेवल कम होता है और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल बदलते रहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम इन ऑर्बिट को इस तरीके से लाइन में सेट कर लेते हैं। जब हम इन मेटल को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेवल में आने जाने लग जाएंगे, यानी वाइब्रेट करेंगे। मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 5 से 8 के बीच में जंप कर रहे हैं। अब इसके पास में हम दूसरी मेटल को भी रख लेते हैं जिसकी अलग करेक्टरिस्टिक है, जिसके एनर्जी लेवल जंप्स थोड़े हाई है, जिसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही मेटल को एक ही सोर्स से हीट मिल रही है। यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 7 से 9 एनर्जी लेवल के बीच में जंप कर रहे हैं। यदि हम इन दोनों मेटल को जोड़ देते हैं तो हमें एक जंक्शन मिल जाता है। और अभी ऊपर हमने देखा था कि जैसे ही दोनों मेटल को जोड़ेंगे तो करंट एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो कर रहा था, जिसका सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से दूसरे मेटल में जंप कर रहे हैं। और यही वह सिचुएशन है जहां कूलिंग का इफेक्ट आता है। थोड़ा ध्यान से देखना, डीप कंसेप्ट है। जब यह इलेक्ट्रॉन मेटल 1 से मेटल 2 में जंप करेगा तो यह देखेगा कि मेटल 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह एनर्जी लेवल 9 तक जंप कर रहे हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन मेटल 1 से आ तो गया, लेकिन मेटल 2 के अंदर तो इतने वाइब्रेशन है ही नहीं कि यह मेटल 2 के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बराबर जंप कर पाए। जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल 1 में था तो इतने बड़े बड़े जंप कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेटल 2 में आया तो एकदम छोटे छोटे जंप कर रहा है, जिसका सिंपल सा मतलब है इसने अपनी थर्मल एनर्जी को लूज कर दिया और ठंडा ठंडा कूल हो गया। तो इस तरीके से मेटल 2 धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। अब मेटल 2 के इलेक्ट्रॉन मेटल 1 में पहुंचेंगे तो इनको मेटल 1 में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो यह और लंबे जंप करेंगे तो मेटल 1 धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा।
अब वापस पेल्टियर मॉड्यूल पर आते हैं। अभी जो हमने दो जंक्शन बनाए थे वह पी एन जंक्शन थे और यहाँ पे दो मेटल है जिससे पी और एन जंक्शन बन रहे हैं। ऊपर से इन दोनों मेटल का इलेक्ट्रिकल पैरेलल कनेक्शन बना देते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के लिए। जब हम इस मॉड्यूल को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो दोनों मेटल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेंगे वह एक साइड में जाने लगेंगे, जिससे वह साइड ठंडी होने लगेगी और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहे हैं वह साइड गर्म होने लगेगी। और इन सभी सेल के दोनों तरफ सिरेमिक की प्लेट लगा देते हैं जिससे कूलिंग और हीटिंग को अलग अलग साइड में आसानी से कलेक्ट कर लिया जाता है। अब एक प्रॉब्लम आती है, यह जो नीचे की साइड गर्म हो रही है इसके लिए यदि हमने कोई कूलिंग का मैकेनिज्म तैयार नहीं किया तो इसकी हीट ऊपर की तरफ जाने लगेगी और थोड़ी देर में जो ठंडा जंक्शन है वह भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा। इसलिए जो गर्म साइड है उस पर हीट सिंक के साथ में कूलिंग सिस्टम सेट किया जाता है। पेल्टियर मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा और अमेजिंग फायदा है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। यदि इस पर कुछ गर्म या ठंडी चीज रखते हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोसेस ही होती है।